हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है फाइन आर्ट्स की क्लास में। इस वीडियो लेसन में हम स्टिल लाइफ के बारे में कुछ सीखेंगे। इसकी टिप्स और टेक्निक्स, किस तरह से स्टिल लाइफ किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टिल लाइफ की डेफिनेशन। व्हाट इज स्टिल लाइफ? स्टिल लाइफ होती क्या है? A still life is a work of art depicting mostly inanimate subject matter, typically commonplace objects which are either natural, food, flowers, plants, rocks, shells, etc., or man-made, drinking glasses, bottles, books, vases, lamps, basket, etc. यानी कि स्टिल लाइफ एक आर्ट वर्क होता है, वर्क ऑफ आर्ट होता है, जिसमें हम ज़्यादातर डिपिक्ट करते हैं या ड्रॉ एंड शेड करते हैं, बनाते हैं किन्हें? इनएनिमेट सब्जेक्ट मैटर को, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो कि एनिमेट नहीं करता या मूव नहीं करता। अनमूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उन्हें हम बनाते हैं, निर्जीव जो होती हैं। टिपिकली कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट्स विच आर आइदर नेचुरल, यानी कि ज़्यादातर कुछ कॉमन ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो कि या तो नेचुरल हो। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? यानी नेचर से मिलने वाली। फूड हो गया, फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, रॉक्स हो गए, शेल्स हो गए, ठीक है। या फिर मैन मेड, यानी कि इंसानों द्वारा बनाई गई, जैसे कि ग्लासेस, बॉटल्स, बुक्स, वाजेस, ठीक है, लैम्प हो गया, बास्केट हो गया। तो स्टिल लाइफ एक ऐसा वर्क ऑफ आर्ट है जो कि नॉन मूविंग सब्जेक्ट मैटर जिसमें बनाया जाता है, और कॉमन प्लेस यानी कि रोज़मर्रा की ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जो कि नेचुरल भी हो सकती हैं, नेचर से मिलने वाली, या फिर मैन मेड हो सकती हैं। स्टिल लाइफ कैन बी मेड इन डिफरेंट मीडियम्स सच एज पेंसिल शेडिंग, वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स, पोस्टर कलर्स एट्सेट्रा। स्टिल लाइफ अलग अलग मीडियम्स में हम कर सकते हैं, जैसे कि पेंसिल शेडिंग हो गया, वाटर कलर हो गया, ऑयल कलर्स हो गया, पोस्टर कलर हो गया। इसके अलावा भी कई तरह के से कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वी विल ओनली बी फोकसिंग ऑन स्टिल लाइफ विद पेंसिल शेडिंग दिस ईयर। हम इस साल सिर्फ स्टिल लाइफ जिसमें पेंसिल शेडिंग की जाती है, इस पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हमें स्टिल लाइफ को पेंसिल शेडिंग में इसलिए सीखना चाहिए, इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है स्टिल लाइफ में लाइट एंड डार्क, यानी कि जो टोन्स होती हैं उनको सही तरह से पकड़ना, उन्हें सही तरह से निकालना। जब तक आप टोन्स को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप कलरिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको टोन्स समझनी है, और टोन समझने के लिए सबसे बेहतर यही है कि हम बिना कलर्स के प्रैक्टिस करें, यानी कि हम सिर्फ टोन्स पे फोकस कर सकें ताकि। तो अभी हम सिर्फ पेंसिल शेडिंग सीखेंगे इस साल, क्योंकि पेंसिल शेडिंग मोनोक्रोम होती है, यानी कि एक कलर बस यूज़ हो रहा है, ब्लैक और वाइट, डार्क से लाइट। हमें बस डार्कनेस और लाइटनेस पे ध्यान देना है, और कलर्स हमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टिल लाइफ करने से पहले जाहिर सी बात है आपको जानना है कि आपके पास क्या सामान होना चाहिए। मटेरियल्स यू विल नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल्स चाहिए आपको। पेंसिल आप HB पेंसिल नहीं यूज़ करते, ड्राइंग के आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम HB पेंसिल नहीं यूज़ करते हैं। HB पेंसिल बहुत ही हार्ड होती है, लिखने के लिए बेहतर है, लेकिन ड्राइंग और शेडिंग के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो मार्क्स छोड़ती है। तो हम 2B से स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग के लिए ज़्यादातर हम 2B पेंसिल यूज़ करते हैं, और लाइट शेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर 4B, 6B, 8B, जितनी ज़्यादा B की पेंसिल है वो, जितने ज़्यादा नंबर का B है वो, 4B है, 6B है, 8B है, 10B भी है। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उसका, उतनी ज़्यादा वो पेंसिल डार्क होगी,
और उतनी ज़्यादा वो पेंसिल सॉफ्ट होगी। तो आपको इस तरह से पेंसिल्स चाहिए होंगी, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको नेक्स्ट चीज़ जो चाहिए वो इरेज़र है। उसके बाद आपको चाहिए कटर नाइफ़। कटर नाइफ़ हम शार्पनर की जगह पे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी जो HB पेंसिल होती है वो तो बड़ी आराम से छिल जाती है एक शार्पनर से, लेकिन आप जब 2B और ख़ासकर 4B, 6B या 8B पेंसिल्स को अगर शार्पनर से छीलेंगे तो आपकी पेंसिल्स बार बार टूट के ख़राब हो जाएंगी। इसलिए आपको एक कटर नाइफ़ लेने की ज़रूरत है और उससे बहुत ही केयरफुली आप अपनी पेंसिल्स को शार्पन करेंगे। उसके अलावा कटर नाइफ़ हम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उससे हम अपनी शीट्स को फोल्ड करके अपने जो साइज़ चाहिए उसमें हम अपनी शीट को काट सकते हैं, इसलिए कटर नाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। नेक्स्ट आपको चाहिए कार्ट्रिज शीट। एक हाफ साइज में आप इसे यूज़ करेंगे। कार्ट्रिज शीट आप सब लोग जानते हैं, आपकी जो नॉर्मल पेपर होता है उससे मोटी शीट होती है ये। इस पे एक टेक्सचर होता है जिसकी वजह से इस पे हम ड्राइंग और शेडिंग अच्छे से कर सकते हैं। शेडिंग अच्छे से होती है इस पेपर पे। तो सिर्फ और सिर्फ कार्ट्रिज शीट ही यूज़ करनी है आपको, और सिर्फ हाफ साइज कार्ट्रिज शीट यूज़ करनी है, ना इससे छोटी ना इससे बड़ी, क्योंकि बोर्ड में आपका यही साइज़ प्रिस्क्राइब्ड है और आप इसी साइज़ की शीट पे काम करें ताकि आप आगे चल के इन शीट्स को अपने बोर्ड के पोर्टफोलियो में भी लगा सकें। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा एक ड्राइंग बोर्ड। आपको अपनी, क्योंकि हाफ साइज शीट बड़ी होती हैं, उनको आप एक नॉर्मल कॉपी के पीछे नहीं रख सकते, इसलिए आपको एक बोर्ड चाहिए होगा, लकड़ी का या फिर किसी और मटेरियल का भी, गत्ते का भी बोर्ड मिलता है। तो ऐसा एक बोर्ड आप लोग ले लीजिए और उसके ऊपर आप अपनी शीट्स रख के फिर आप ड्राइंग और शेडिंग करेंगे। नेक्स्ट आपको चाहिए बोर्ड क्लिप्स। बोर्ड क्लिप्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम शीट को ड्राइंग बोर्ड पे रखें तो वो उस पर फिक्स हो जाए, मूव ना करे ज़्यादा, इसलिए 2 से 4 ड्राइंग क्लिप्स चाहिए होंगी आपको, बोर्ड क्लिप्स चाहिए होंगी। और स्टिल लाइफ करने के लिए आपको जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप देख के बनाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं क्योंकि स्टिल लाइफ बनाई ही जाती है उन ऑब्जेक्ट्स से जो कि हमारे घर में आसानी से मौजूद होती हैं। तो बस इन ऑब्जेक्ट्स को आपको इकट्ठे रखना है और फिर इन्हें ड्रॉ एंड शेड करने शुरू हो जाना है। नेक्स्ट आपको चाहिए ड्रेपरी। ड्रेपरी हम कहते हैं कपड़े को, ठीक है। ड्रेपरी आपको चाहिए। ड्रेपरी ऑप्शनल है, लेकिन अक्सर जो स्टिल लाइफ होती है उसमें एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए, अच्छा बैकग्राउंड देने के लिए बैकग्राउंड में एक कपड़ा किसी सरफेस पे लटका दिया जाता है। और अक्सर नीचे भी जो ऑब्जेक्ट्स हमारी रखी होती है, मान लीजिए फ्रूट्स रखे हैं कुछ, या कुछ हम एक बास्केट रखा है या कुछ भी ऐसा सामान रखा है, ग्लासेस रखी हैं, तो नीचे भी उनके एक कपड़ा लगा दिया जाता है अक्सर, और बैकग्राउंड में भी यानी पीछे भी कपड़ा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी आप कर सकते हैं उसके बिना भी, ठीक है। सो दिस इज़ द मटेरियल्स यू विल नीड, जिन सामान की आपको ज़रूरत होगी। अब हम अपनी अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं गेटिंग रेडी फॉर मेकिंग स्टिल लाइफ, यानी कि स्टिल लाइफ करना शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी तैयारी करते हैं। उसके लिए कुछ छोटे से स्टेप्स हैं जो आप कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी स्टिल लाइफ ड्राइंग और शेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फाइंड 2-3 ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू मेक। आप अपने घर में से, या आप अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लास में से, आप घर में बैठे हैं तो घर में, आप अपने घर में से 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उन्हें चुनेंगे जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन यूज़, आप किस तरह की ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं ये भी आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। आप बॉटल यूज़ कर सकते हैं, ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, बोल यानी कि कटोरा यूज़ कर सकते हैं,
कप यूज़ कर सकते हैं, मग यूज़ कर सकते हैं, प्लेट, यूटेंसिल्स यानी कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लैम्प यूज़ कर सकते हैं, लैंटर्न यानी कि लालटेन यूज़ कर सकते हैं, और वाज हो गया, और फ्लावर पॉट हो गया, पेन स्टैंड, बास्केट, बुक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स। ठीक है, तो आप इस तरह की ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिन्हें कॉमनली स्टिल लाइफ में यूज़ किया जाता है और इससे बहुत अच्छी स्टिल लाइफ बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इनमें से मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बॉटल, ग्लास, बोल, कप वगैरह, और कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि अगर आप एक दो मैन मेड ऑब्जेक्ट यूज़ करें और उसके साथ एक या दो नेचुरल ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो और भी अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कोई भी अपने मन से 2-3 ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अरेंज अ ड्रेपरी और क्लॉथ बिहाइंड एंड अंडर द ऑब्जेक्ट्स टू गिव सम बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि ड्रेपरी यानी कि जो कपड़ा होता है, आप उसे भी अरेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के नीचे सतह पे और बैकग्राउंड में अगर आप चाहें तो, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज द ऑब्जेक्ट्स नाइसली विद अ लिटिल ओवरलैपिंग। डू नॉट प्लेस द ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट्स चुन लिए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत अच्छे कॉम्पोजिशन में या अच्छे स्टाइल में अरेंज करते हैं। आप जब और स्टिल लाइफ बनी बनाई देखें, मैं आपको आगे कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, तब आप उनका अरेंजमेंट भी देखें कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया गया है कि वो अच्छी दिखें। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे, कॉम्पोजिशन अच्छा लगे, बैलेंस लगे। ठीक है, तो हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं ये भी बहुत मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट्स हमारी बैलेंस दिख रही हैं कि नहीं, हमारी फाइनल पेंटिंग या हमारी जो फाइनल शेडिंग है वो बैलेंस और अच्छी दिख रही है कि नहीं। एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे पॉइंट करना चाहूँगी कि जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करें, अरेंज करें जो हमने अब चूज़ की हैं, तो उन्हें हम कभी एक स्ट्रेट लाइन में ना रखें। ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टिल लाइफ जब करने को कहा तो कई बच्चों ने इस तरह से किया भी। तो ये बेटा ये गलती ना करें कि ऑब्जेक्ट्स आपको इस तरह से नहीं रखनी है कि कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं आ रहा और तीनों थोड़ी थोड़ी दूरी पे लाइन में हैं। आपको उन्हें लाइन में नहीं सजाना है, आपको इस तरह से रखना है कि थोड़ा एक कोई आगे हो, थोड़ा सा कोई उसके पीछे हो और फिर कोई उसके आगे हो। ठीक है, तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो और एक थोड़ा सा ओवरलैपिंग क्रिएट हो, तभी आपका जो शेडिंग है, पेंसिल, आपकी जो पेंटिंग है वो इंटरेस्टिंग लगेगी और कंपोज्ड लगेगी, यानी कि अच्छे से अरेंज लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डिटर्मिन वेदर द ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल and accordingly you have to draw on your sheet. That is, if the object arrangement is more horizontal, you will place your sheet horizontally and then draw, and if the object arrangement is more vertical, you will place your sheet vertically and then draw. ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज कर लिया। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट्स चुनी सबसे पहले, उसके बाद आपने उन्हें अपने मन के हिसाब से एक अच्छे से अरेंजमेंट में अरेंज किया। अब बात आती है कि आपके पास जो शीट है वो एक तरफ से लंबी होती है, एक तरफ से छोटी होती है, तो आप उसको किस तरह से रख के उस पर ड्रॉ करना शुरू करें, लंबाई में यानी कि वर्टिकली या फिर चौड़ाई में यानी कि हॉरिजॉन्टली। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आपको अपने शीट को लंबाई में रख के ड्रॉ करना है या चौड़ाई में रख के ड्रॉ करना है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने जो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है तो उसके बाद उनका जो अरेंजमेंट है वो लंबाई में ज़्यादा जगह ले रहा है या चौड़ाई में। अगर आपने मान लीजिए कुछ अरेंजमेंट किया और वो लंबाई में ज़्यादा जगह ले रहा है, मान लीजिए 3 लंबी लंबी बोतलें हैं,
लेकिन वो चौड़ाई में ज़्यादा जगह नहीं ले रही, लंबाई में ज़्यादा जगह ले रही हैं। ठीक है, तो आप अपनी शीट को लंबाई में यानी कि वर्टिकली रख के फिर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि आपका जो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चौड़ाई में ज़्यादा जगह ले रही हैं। मान लीजिए कि 3 बड़े बड़े कद्दू रखे हुए हैं। ठीक है, कद्दू यानी कि पंपकिन रखे हुए हैं और वो चौड़ाई में ज़्यादा जगह ले रहे हैं, लंबे उतने नहीं हैं, लंबाई में उतनी जगह नहीं ले रहे। तो फिर आप अपनी शीट्स को हॉरिजॉन्टली यानी कि चौड़ाई में रख के फिर उस पर ड्राइंग करेंगे। तो ये चीज़ मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है आपको। आप लोग खुद जब अपना अरेंजमेंट कर लें तब उसके बाद उसे ऑब्जर्व करें और देखें कि ज़्यादा स्पेस किस तरह से ऑक्यूपाई कर रहा है आपका अरेंजमेंट, और उसके बाद उसी हिसाब से आप अपनी शीट को रख के ड्रॉ करना शुरू करें। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेक श्योर दैट योर ऑब्जेक्ट्स आर वेल लिट, preferably with one directional light which can either be natural sunlight from a window or artificial light from a lamp। अब बच्चों, आपको जब अपनी ऑब्जेक्ट्स को रखना है तो आपको उन्हें कुछ इस जगह पे या इस तरह से रखना है कि उन ऑब्जेक्ट्स पे अच्छी से रोशनी पड़ रही हो। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अंधेरे में या बहुत ही डिम लाइट में, बहुत ही कम रोशनी में रखेंगे तो आप ना उन्हें अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे ना उन्हें शेड कर पाएंगे। तो आपको एक अच्छे से लिट यानी कि अच्छे सी लाइट वाली जगह पे अपने ऑब्जेक्ट्स को रखना है, और प्रेफरेबल ये है यानी कि अच्छा ये रहेगा कि एक डायरेक्शन से लाइट आ रही हो। एक डायरेक्शन से अगर ज़्यादा लाइट आ रही होगी तो आपका जो स्टिल लाइफ है वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा सुंदर दिखेगा और ज़्यादा सुंदर आप वो बनेगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन से लाइट आ रही हो ऐसी कोई जगह पे आपको रखना है। वो एक डायरेक्शन से लाइट नेचुरल भी हो सकती है, यानी कि जैसे सनलाइट हो सकती है विंडो से आती हुई, या फिर आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, यानी कि एक तरफ से ट्यूब लाइट की या फिर लैंप की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, तो आपकी ऑब्जेक्ट्स अच्छे से लाइट में होनी चाहिए और अच्छा ये रहेगा कि डायरेक्ट एक तरफ से लाइट पड़ रही हो ऑब्जेक्ट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिट एट अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 8 feet फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ensuring that the objects are placed at the eye level। ठीक है, अब ये बच्चों ध्यान रखना है कि आप जब ड्रॉ करना शुरू करें उससे पहले आपने अपनी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, आप उससे फिर कम से कम 6 से 8 फीट की दूरी पे जाके बैठें। ठीक है, अगर आपने अपनी ऑब्जेक्ट्स को एकदम सामने रख दिया अपने और आप फिर बनाएंगे उनसे, तो आप वो तो आपका जो स्टिल लाइफ बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, वो एंगल सही नहीं होगा। आप अच्छी स्टिल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आपके और आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम से कम 8 फीट की दूरी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर जाके बैठिए, एकदम उसके सामने नहीं बैठना है आपको, और थोड़ा सा दूर बैठना है और अपनी ऑब्जेक्ट्स को अपने आई लेवल पे यानी कि अपने आँखों का जो लेवल है उस पर रखना है। चाहे आप किसी टेबल पे रख लें या जिस भी तरह करके उसे आई लेवल पे रखने की कोशिश करें, और ना कि उसे बहुत ऊपर से आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, और आपने मान लीजिए बोतलें रखी हैं या जो भी रखा है और आपको सिर्फ उसका बोतल का गर्दन दिख रहा है या कैप ज़्यादा दिख रहा है, इस तरह भी ना रखें, और ना ही आप उनसे बहुत नीचे बैठें। ठीक है, आपको इस तरह से रखना है कि ऑब्जेक्ट्स आपकी आई लेवल पे हो और आपसे थोड़ा दूर हो। तो ये तो हो गई बात कि स्टिल लाइफ बनाना शुरू करने से पहले आप किस तरह से तैयारी करें। अब हम इसके आगे के स्टेप्स पे जाते हैं, यानी कि ड्राइंग एंड शेडिंग। स्टेप 1, ड्राइंग। ठीक है, तो अब हम जो पहला स्टेप है स्टिल लाइफ में वो है ड्राइंग। इस पे आते हैं। ड्राइंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले, प्रैक्टिस ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड ओवल्स ऑन अ रफ पेपर टू इम्प्रूव योर लाइंस।
ये चीज़ आपको कभी अपने फ्री टाइम में जब आप खाली हों तो एक रफ पेपर लें, कोई भी बेकार पेपर, उस पे आप अपनी प्रैक्टिस करें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने की। स्ट्रेट लाइंस, आप वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें, डायगोनल लाइंस ड्रॉ करें। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें विदाउट द यूज़ ऑफ स्केल, स्केल बिना यूज़ किए। उसके अलावा बिना कंपास यूज़ किए आप परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें और ओवल्स भी ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें एक रफ पेपर पे, ठीक है। आप बार बार ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें जब भी आप फ्री हो। इससे आपकी जो लाइंस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं एक्चुअल ड्राइंग करने से पहले स्टिल लाइफ की। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिट स्टिल एंड लुक एट योर ऑब्जेक्ट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्व द डिस्टेंस एंड द रिलेशन बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर अरेंजमेंट। सबसे पहले तुरंत हम ड्राइंग करने नहीं लग जाते। सबसे पहले आप बैठेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के सामने कुछ मिनट्स तक और उन्हें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आप ऑब्जर्व करिए कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो रखे हैं उनका क्या शेप है, क्या बारीकियां हैं उनके शेप में, किस तरह से उनकी लाइंस और कहाँ पे दबाव है, कहाँ पे उभरा हुआ है, कौन सा पोर्शन क्या है, कैसा है। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या डिस्टेंस है। आपने जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखी हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या रिलेशन है, कौन सी ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को कितना कवर कर रही है, कितनी ऑब्जेक्ट दिख रही है। तो ये सब आप ध्यान दें अपने अरेंजमेंट में। इसके बाद ही आप ड्राइंग करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ योर ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द करेक्ट अलाइनमेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। If the objects occupy more space horizontally, then place your sheet horizontally and then draw. If the objects occupy more space vertically, then place your sheet vertically and then draw. अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपको अपनी शीट पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ड्रॉ करना है, यानी लंबाई में अपनी शीट को रखना है या चौड़ाई में रखना है ड्रॉ करते वक्त, ये आपको इस तरह से डिसाइड करना है कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने लंबाई में ज़्यादा जगह घेरी है तो आप लंबाई में शीट रख के ड्रॉ करेंगे, और अगर चौड़ाई में ज़्यादा जगह घेरी है तो आप चौड़ाई में शीट रख के ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज द ड्राइंग शुड बी ऑफ द करेक्ट साइज, दैट इज इट शुड नॉट बी टू स्मॉल लीविंग टू मच एम्प्टी स्पेस ऑन द पेपर. It should also not be too big leaving no breathing space around the objects. It should be the correct size. अच्छा बच्चों, अब आप जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कॉम्पोजिशन के बारे में है। कॉम्पोजिशन यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट्स आपने जो ड्राइंग की है वो किस तरह से कंपोज की है, यानी किस तरह से अपने पेपर पे अरेंज की है, कितनी जगह ले रही है वो और कहाँ पे है वो ड्राइंग, इसके रिलेशन में है ये नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों, आपकी जो ड्राइंग है वो सही साइज़ की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कोई भी ब्रीदिंग स्पेस ना बचे, कोई भी एम्प्टी स्पेस ना बचे, ठीक है, कि आपने बहुत बड़ा बड़ा बना दिया सब कुछ। बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका पेपर बड़ा सा है और आपने उसके बीच में बहुत छोटी सी ड्राइंग बना दी। वो आपकी ड्राइंग एक सही साइज की होनी चाहिए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, जस्ट द राइट साइज। राइट साइज क्या होता है ड्रॉ करने का, ये आप लोग अभी जो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जो आपकी स्टिल लाइफ ड्राइंग के आगे मैं एग्जाम्पल सिखाऊंगी, उसमें भी आप ऑब्जर्व करें कि किस साइज के पेपर पे कितनी बड़ी ड्राइंग बनाई गई है, कितनी जगह आसपास खाली छोड़ी गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पॉइंट्स जानते हैं। द वेट ऑफ द ड्राइंग शुड बी मोर टूवर्ड्स द बॉटम, दैट इज द ड्राइंग शुड बी कंपोज्ड मोर टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द शीट दैन टूवर्ड्स द टॉप। अब बच्चों, आप जो अपनी ड्राइंग करते हैं
चाहे वो किसी भी तरह की ड्राइंग हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो पेंटिंग का या ड्राइंग का जो भार है यानी जो वेट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है, ना कि ऊपर की तरफ। यानी कि जब आप ड्राइंग करें तो वो हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा हो, बजाय इसके कि वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो। आपका जो पेंटिंग का वेट होगा वो नीचे तभी होगा जब आप उसे थोड़ा सा अपनी ड्राइंग को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। यानी जब आप अपनी स्टिल लाइफ ड्रॉ करें तो ऊपर ज़्यादा स्पेस छूटनी चाहिए और नीचे कम स्पेस छूटनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, draw base and axis lines before drawing the objects, that is a line at the base of the objects and a line following the axis of the objects। अब अगला पॉइंट ये है कि बच्चों आपको बेस और एक्सिस लाइंस ड्रॉ करनी है बिफोर ड्राइंग द ऑब्जेक्ट्स। आप ड्राइंग, आपको शीट मिल गई, आपने ऑब्जर्व कर लिया ऑब्जेक्ट्स को, आप बैठ गए, आप रेडी हैं ड्रॉ करने के लिए। अब आपको समझ नहीं आ रहा कैसे कहाँ से शुरू करें, तो बच्चों आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि आप बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। या आपने बेस लाइन ड्रॉ कर दी कि हमारे ऑब्जेक्ट्स का जो निचला हिस्सा है, बेस है जो, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसी तरह आप उनका टॉप भी ड्रॉ कर सकते हैं कि टॉप का जो पोर्शन है वो तकरीबन यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेस लाइन्स कुछ ड्रॉ हो गई। इसके अलावा उसके बाद फिर आप ड्रॉ करेंगे जो एक्सिस लाइन है, यानी कि अगर आपकी एक बोतल रखी है तो आपने उसका बेस ड्रॉ कर दिया कि यहाँ से बोतल यहाँ पे ख़त्म है और यहाँ पे इतनी लंबी है बोतल, ठीक है। बेस पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी। फिर एक्सिस लाइंस बनाएंगे आप, यानी कि एक्सिस लाइन जो कि आपकी बोतल खड़ी है उसका एक्सिस जो फॉलो कर रही है, यानी लंबाई में जो उसके चल रही है। तो अगर आपकी बोतल सीधे खड़ी है तो उसका एक्सिस जाहिर बात है कि सीधे होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर आपकी बोतल मान लीजिए टेढ़ी भी आप खड़ी कर सकते हैं, किसी तरह आपने उसे अरेंज किया और बोतल टेढ़ी खड़ी है, या एक शैम्पेन की ग्लास है वो टेढ़ी रखी हुई है, तो फिर उसका भी आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब इन एक्सिस को ड्रॉ करने से ये होता है बच्चों, एक्सिस और बेस ड्रॉ करने से कि हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमारी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आने वाली हैं। और एक्सिस लाइन ड्रॉ करने से हम जो उसका प्रोपोर्शन है, यानी कि एक जो सिमेट्री है, यानी कि एक तरफ जिस तरह की ऑब्जेक्ट दिख रही है दूसरी तरफ भी उसी तरह से ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप बोतल बना रहे हैं तो उस बोतल को सिमेट्रिकल बनाना ज़्यादा आसान होगा अगर आप उसकी एक्सिस लाइन बना लेंगे, यानी कि उसके बीच से जाती हुई जो लाइन है जब आप उसे ड्रॉ कर लेंगे तभी आपके लिए आसान होगा कि आप अपनी बोतल को या कोई भी और ऑब्जेक्ट रखी है, ग्लास रखी है या कोई घड़ा रखा है, उसको सिमेट्रिकल बना पाएंगे आप। तो ये बेस और एक्सिस लाइंस सबसे पहले आपको ड्रॉ करनी है अपनी ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर ड्रॉइंग द बेस लाइंस ड्रॉ बेसिक स्ट्रक्चरल लाइंस मार्किंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ज्योमेट्रिकली। अब आपने शुरुआत कर दी, आपने बेस लाइन बना दी, एक्सिस लाइन बना दी, आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट्स कहाँ से कहाँ शुरू होंगी और किस तरह से खड़ी हैं, ठीक है। अब आपके लिए आसान ये होगा कि आप स्ट्रक्चरल लाइंस ड्रॉ करें, यानी कि आप मान लीजिए आपकी बोतल स्ट्रेट नहीं है, उसमें बड़े कर्व्स हैं या जो भी हैं, लेकिन तुरंत कर्व्स ड्रॉ करने से पहले आप बेसिक पेंसिल से उस कर्व्स को ब्रेक कर सकते हैं स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। कर्व्स को ब्रेक कर दीजिए, पहले आपने थोड़ा सा ये कर्व आ रहा है तो उनको स्ट्रेट लाइंस में ब्रेक करके ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दीजिए। आपने एक बार ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर दिया तो उसके बाद आप अपनी ऑब्जेक्ट्स को फिर उनमें कर्व्स भी डाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देन ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ दीज बेस लाइंस, एक्सिस लाइंस एंड स्ट्रक्चरल लाइंस। आपका नेक्स्ट पॉइंट फिर यही है कि आपने जब बेस लाइन ड्रॉ कर दी, एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी और अपने ऑब्जेक्ट को ज्योमेट्रिकल शेप में ब्रेक करके आपने ड्रॉ कर दिया,
तो आप इन ज्योमेट्रिकल जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स का शेप्स बने हैं, इसकी मदद से आप एक्चुअल शेप फिर ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं, और इस तरह से ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेयर आउट द ड्राइंग एंड मेक द लाइन्स लाइट, यानी कि अब अपनी ड्राइंग को फेयर आउट कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, और आपकी जो लाइंस हैं उनको लाइट कर लीजिए, यानी कि बहुत डार्क नहीं रहनी चाहिए आपकी जो पेंसिल लाइंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ड्रॉ एनी बॉर्डर्स अराउंड योर शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप लोग जब छोटे होंगे, हम लोग जब छोटी क्लासेस में होते थे तो बच्चों को सिखाया जाता था ताकि उनका काम नीट लगे, और इसलिए कि बच्चे अपनी शीट के चारों ओर बॉर्डर्स बनाते थे। लेकिन बच्चों अब आपको कोई भी बॉर्डर्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शेडिंग करनी है। और अगर आप बाद में चाहेंगे, यानी कि जब आप बोर्ड्स में अपना काम प्रेजेंट करते हैं, तो उससे पहले बच्चे अपनी शीट को माउंट करते हैं, यानी कि उसके चारों ओर जो एक माउंटिंग शीट होती है या फिर एक दूसरे कलर की शीट होती है, उससे उसकी बाउंड्री चिपकाते हैं। लेकिन आप जो पेंसिल से बॉर्डर्स बनाते थे, वैसे कोई भी बॉर्डर्स आपको नहीं बनाने हैं। आपको अपनी शीट लेकिन बस नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी रखनी है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी शीट मुड़े तुड़े ना, उसके एजेस खराब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट राइट योर नेम, रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑन द फ्रंट, राइट योर डिटेल्स ओनली एट द बैक साइड ऑफ योर शीट। तो बच्चों, आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो भी डिटेल्स आप लिखते हैं, ये आपको अपनी ड्राइंग के साथ साथ नहीं लिखनी है, और ये सारी डिटेल्स आपको सिर्फ शीट के पीछे ही लिखनी है। इसके अलावा भी आप अपनी ड्राइंग और शेडिंग या पेंटिंग जो भी करते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो भी कुछ लिखना है वो पीछे लिखना है। आप कभी कभी बच्चे कुछ ड्रॉ करते हैं या शेड करते हैं, उसके साथ में उसको कैप्शन दे देते हैं, नीचे लिख देते हैं कि ये ग्लास है, ये बॉटल है, ये फ्रूट है। आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइंग और शेडिंग या पेंटिंग करनी है, और जो डिटेल्स हैं वो आप पीछे लिखेंगे अपनी शीट के। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। कीप योर शीट नीट एंड टाइडी। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ आपको कि आपके काम के साथ साथ आपका जो काम का प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये शीट्स आप लोग अपने बोर्ड के पोर्टफोलियो में भी लगाएंगे, तो इसको आपको 2 साल तक बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। बोर्ड नेक्स्ट ईयर भी जो आप लोग काम करेंगे उसको बहुत ही संभाल के रखना है। तो इन शीट्स को बहुत ही नीट एंड टाइडी रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी इम्प्रेशन या तो अच्छा हो सकता है आपका या ख़राब हो सकता है। तो अपनी शीट्स को बहुत ही संभाल के रखें। उसके लिए अगर, क्योंकि आपकी शीट्स का साइज़ बड़ा होता है, तो शीट्स को रखने के लिए आप फोल्डर ख़रीद सकते हैं। फोल्डर भी आपको मिलते हैं, हाफ साइज़ शीट के साइज़ का फोल्डर आप एक ख़रीद लें, उसमें अपनी शीट्स को संभाल के रखा करें, और भी अपनी शीट्स को नीट एंड टाइडी रखें, कहीं से मुड़े तुड़े ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ टिप, while drawing use pencil with a light hand and draw in continuous long lines instead of short broken lines. use eraser as less as possible. तो बच्चों, ये एक टिप है कि जब आप ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल को हमेशा एक लाइट हैंड से ड्रॉ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइट हैंड से आपका हैंड ज़्यादा फ्री रहेगा और ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा खुल के आप ड्रॉ कर पाएंगे, कंपेयर टू जब आप एक हेवी हैंड या फिर एक गड़ा के पेंसिल यूज़ करेंगे। आप लाइट हैंड से यूज़ करेंगे पेंसिल, तो आपको लाइंस को मिटाना आसान भी होगा। अगर आप पेंसिल को बहुत गड़ा के यूज़ करेंगे, बहुत चुभा के यूज़ करेंगे, तो फिर आपकी जो लाइंस होंगी वो बहुत डार्क बनेंगी, उनको मिटाना भी मुश्किल होगा और वो मार्क्स छोड़ेंगी। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअस लॉन्ग लाइंस में ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि आपको जो मैंने एक्सरसाइज बताई कि आप प्रैक्टिस करें लॉन्ग लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने की, और वेवी लाइंस भी ड्रॉ करिए, और
सर्कल्स ड्रॉ करिए और ओवल्स ड्रॉ करिए। तो इससे आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी कि आप कंटिन्यूस लॉन्ग लाइन यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे बहुत ही छोटी छोटी फेदर की तरह छोटी छोटी ब्रोकन लाइन से ड्राइंग करते हैं, उनको फिर धीरे धीरे कनेक्ट करते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। आपको लॉन्ग और कंटिन्यूस कॉन्फिडेंट लाइंस यूज़ करनी है, कॉन्फिडेंटली ड्रॉ करना है। और उसके अलावा इरेज़र को कम से कम यूज़ करिए। पहले आप अपनी ड्राइंग सही कर लीजिए, उसके बाद जो भी एरियाज थोड़े बहुत गलत हैं उसके बाद उसे इरेज करिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीड विथ शेडिंग ओनली आफ्टर यू आर सेटिस्फाइड विद द ड्राइंग। आप शेडिंग के स्टेप पे तभी जाएं जब आपकी ड्राइंग से आप सेटिस्फाइड हो, जब आपकी ड्राइंग ठीक बन चुकी हो। क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग में ही गलतियां होंगी, ड्राइंग में ही फ्लॉज होंगे, तो फिर आपकी शेडिंग आप बहुत अच्छी भी करेंगे तो भी काम आपका उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपनी ड्राइंग के स्टेप को बहुत ध्यान दें, ड्राइंग अच्छे से करें, फिर शेडिंग पे जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्राइंग इज जस्ट फॉर रेफरेंस फॉर आवर शेडिंग। द ड्राइंग लाइन शुड नॉट बी विजिबल इन द फाइनल स्टिल लाइफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बच्चे कई बार गलती ऐसी करते हैं कि जो हम ड्राइंग करते हैं स्टिल लाइफ की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, ताकि हम समझ जाएं कि कहाँ पे कौन से शेड है और फिर उसको हम ऑब्जेक्ट्स को शेड कर सकें। जो हमारी ऑब्जेक्ट्स निकल के आती हैं, जो हम जिसकी वजह से हमारी ऑब्जेक्ट्स अलाइव दिखती हैं, जिंदा दिखती हैं, वो शेडिंग की वजह से है, लाइंस की वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइंस आप जब किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, जब आप कोई ग्लास रखा हुआ देखेंगे या कोई बोतल रखा हुआ देखेंगे, तो आपको वो बोतल ओवरऑल दिख रही है ना। आपको उसके अलग अलग लाइट और शेड दिख रहा है, कहीं पे लाइट एरिया है, कहीं डार्क एरिया है। आपको उसके बोतल के चारों ओर कोई लाइन नहीं दिख रही ना। तो उसी तरह से हम जब अपनी ऑब्जेक्ट्स कि स्टिल लाइफ में बना रहे होते हैं, तो हम ड्राइंग सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हम शेडिंग बाद में उस पर कर सकें। तो ड्राइंग हमेशा लाइट होनी चाहिए, और वो जो हमारी फाइनल शेडिंग हो, जो हमारा स्टिल लाइफ कंप्लीट हो, उसमें जो बाहर की हमने इनिशियली लाइंस बनाई थी वो नहीं दिखनी चाहिए, वो बहुत हल्की हो जानी चाहिए। और अंत में जो दिखे वो सिर्फ हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट हो और उसका ओवरऑल इफेक्ट हो। क्योंकि कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो एंड में जो आउटलाइन है उसको बहुत डार्क कर देते हैं। आउटलाइन को आपको डार्क नहीं करना है, आउटलाइन होनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेडिंग से आपको ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है। तो ये हो गई सारी की सारी बात ड्राइंग की। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है शेडिंग। स्टेप 2 शेडिंग। तो अब हम अपने ड्राइंग के बाद दूसरा जो स्टेप है उस पर आते हैं, शेडिंग। पहला पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट स्टिल एंड लुक एट द ऑब्जेक्ट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स, नोट द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, द डार्कनेस एंड लाइटनेस ऑन द डिफरेंट एरियाज, any reflections on the objects and the shadows created by the objects। तो जिस तरह से हमने ड्राइंग करने से पहले बैठ के कुछ देर तक अपनी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया था और कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, उसी तरह से हम शेडिंग करने से पहले भी कुछ देर तक अपनी ऑब्जेक्ट्स को देख के कुछ चीज़ें नोट करेंगे। क्या क्या हम देखेंगे? हम जो डिटेल्स हैं उन पे ध्यान देंगे कि किस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे किस तरह से और किस डायरेक्शन पे लाइट पड़ रही है, किस डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट्स लाइट ज़्यादा है, किस डायरेक्शन में शैडो ज़्यादा है, और कहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, कहाँ पे उससे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे उससे भी ज़्यादा डार्क है, कहाँ बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, ये सब देखेंगे हम देखेंगे कि कहीं पे अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स में किसी और चीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है या कुछ दिख रहा है, और जो हमारी ऑब्जेक्ट्स रखी हैं वहाँ उनसे कोई अगर शैडो क्रिएट हो रही है सरफेस पे,
या एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे अगर शेडो डाल रही है, या फिर किसी और चीज़ की शेडो हमारे ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रही है, तो हम ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। हम बहुत बारीकी से ख़ास तौर पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट किस तरह से अपना खेल दिखा रही है हमारे ऑब्जेक्ट्स पे। लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, किस डायरेक्शन पे वो अपनी शैडो डाल रही है, किस डायरेक्शन में तेज़ चमक है, किस डायरेक्शन में अंधेरा है, किस डायरेक्शन में साया है, किस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा डार्क है, और किस डायरेक्शन में मीडियम टोन है। तो ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले बैठ के ऑब्जर्व करनी है शेडिंग करना स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, द एरियाज दैट रिसीव मोर लाइट आर शेडेड लाइटर and the areas that receive less light are in the shadows or shaded darker. We have to copy the light and shadow as it is falling on the object on our paper. यानी कि जिन एरियाज पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है उन्हें हम अपनी शेडिंग में भी लाइटर शेड करेंगे, ठीक है। और जिन एरियाज पे कम लाइट पड़ रही है या फिर शैडो पड़ रही है उन्हें हम डार्क शेड करेंगे अपनी शेडिंग में, ठीक है। हमें जिस तरह से लाइट और शैडो का जो भी इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी तरह से हम जो अपने पेपर पे अपनी ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं उसी तरह से हम उसे अपनी ऑब्जेक्ट्स पे कॉपी करेंगे, उसी तरह से लाइट और शेड करेंगे। लाइट है तो लाइट रखेंगे और डार्क है तो डार्क रखेंगे। ज़्यादा लाइट है तो ज़्यादा लाइट, उससे ज़्यादा डार्क है तो उससे ज़्यादा डार्क, और बहुत डार्क है तो बहुत डार्क। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज 2B and 4B pencil to shade light areas. Use 6B, 8B and 10B pencils as you move towards darker areas. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइंग के लिए हम 2B पेंसिल ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं या 4B पेंसिल यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपको जब शेडिंग करनी होगी तो भी आप जब लाइटर एरियाज हैं तो उन्हें आप 2B से शेड करेंगे, और उससे ज़्यादा डार्क है तो 4B से शेड करेंगे। और जितना ज़्यादा डार्क बढ़ता जाएगा 6B, 8B, 10B पेंसिल्स हैं आपके पास, उससे हम शेड करेंगे। ज़्यादातर जो आपका शेडिंग होगी वो 2B, 4B, 6B और 8B से ही हो जाएगी, ठीक है। Next point, while shading man-made objects, use a 45-degree angle only. No crisscross, no straight or vertical lines. तो बच्चों जब हम मैन-मेड ऑब्जेक्ट्स को शेड करते हैं, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नेचर से नहीं मिलते जब बल्कि इंसानों ने बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको जब हम शेड करते हैं तो हम एक 45 डिग्री एंगल यूज़ करते हैं। आप लोग अपने मैथ्स में आप लोग एंगल्स तो जानते ही होंगे। एक 90 डिग्री एंगल होता है, 90 का हाफ होता है 45 डिग्री एंगल। तो आप अपनी पेंसिल को एक ही 45 डिग्री एंगल पे चलाएंगे बार बार, ठीक है। 45 डिग्री एंगल पे एक बार चलाया, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन, तो 45 डिग्री एंगल पे ही आप अपनी पेंसिल को यूज़ करेंगे, और चाहे आप जो भी एरिया उसका शेड कर रहे हो, ठीक है। तो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को शेड करते वक्त सिर्फ 45 डिग्री एंगल यूज़ करना है। आपको क्रिस क्रॉस करके नहीं शेड करना है, स्ट्रेट लाइन में नहीं शेड करना, वर्टिकल लाइन में नहीं शेड करना, और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने कभी किसी एंगल पे शेड किया, कभी किसी एंगल पे शेड किया। सिर्फ एक 45 डिग्री एंगल मेंटेन करके आपको शेड करना है। अब ऐसा भी होता है लेकिन कि कहीं कहीं पे क्रिस क्रॉस करके शेडिंग की जाती है, कहीं स्ट्रेट और वर्टिकल तरह से भी शेडिंग की जाती है, लेकिन ऐसा जो स्टाइल होता है वो एक अलग स्टाइल होता है, वो इसे इलस्ट्रेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन हम अभी उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक जो 45 डिग्री एंगल है इसी में शेड करेंगे, किसे, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पॉइंट्स जानते हैं। While shading natural forms, shade in the natural direction of the lines in the object. For example, while shading leaves, follow the lines of the veins, and while shading an apple,
फॉलो द लाइंस और कर्व्स ऑन द एप्पल। अब हमने जाना कि जब मैन मेड ऑब्जेक्ट शेड कर रहे हैं हम, तो हम एक 45 डिग्री एंगल यूज़ कर रहे हैं। जब हम नेचुरल फॉर्म्स यूज़ करेंगे, शेड करेंगे, यानी कि जो हमें नेचर से मिलती हैं ऐसी ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फल हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, प्लांट हो गए या फ्लावर्स हो गए, जब आप इन्हें शेड करेंगे तो हम 45 डिग्री पे नहीं शेड करते। हम इनके लिए यूज़ करते हैं जो नेचुरल डायरेक्शन होता है लाइंस का, इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही मौजूद होता है, जो हम उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप पत्तियां शेड कर रही हैं, ठीक है, पत्तियां का जो नेचुरल डायरेक्शन होता है, पत्तियों के अंदर भी वेन्स होती हैं, यानी कि नसें होती हैं, है ना। तो पत्तियों के लिए हम उसी डायरेक्शन में उसी तरह से उन्हें शेड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई फल रखा है, जैसे कोई सेब रखा है या नाशपाती रखा है, तो उसकी जो अपने अंदर की लाइंस हैं या फिर उसका जो कर्व है, हम उस कर्व के हिसाब से उसी तरह से हम अपनी पेंसिल चलाएंगे सॉफ्टली, ठीक है। तो जब कोई नेचुरल यानी कि नेचर से प्राप्त हुई चीज़ को हम शेड करते हैं, तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होती है जिसे हम शेड कर रहे हैं, उसके अंदर जो लाइंस मौजूद होती हैं, उसके अंदर का जो नेचुरल लाइंस होती हैं या उसके अंदर के जो खुद के कर्व्स होते हैं, उनको हम फॉलो करके उस डायरेक्शन में शेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल शेडिंग गो फ्रॉम लाइट टू डार्क। अच्छा, अब शेड करते हुए हम लाइट शेड करना स्टार्ट करते हैं, फिर डार्क की तरफ बिल्ड करते हैं, यानी कि डार्क की तरफ धीरे धीरे बढ़ाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं करेंगे आप कि आपने पहले डार्क एरियाज को शेड करने लगे, उसके बाद आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आप लाइट एरियाज को शेड करेंगे। आपने मान लीजिए एलिमिनेट कर दिया वो एरिया, आपने वो एरिया हटा दिया जहाँ पे बिल्कुल शेड नहीं करना, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम चटक लाइट पड़ रही है और आप वहाँ पे शेड नहीं करना चाहते, तो उस एरिया को छोड़ के आपने फिर नेक्स्ट एरिया पकड़ा जहाँ पे हल्का शेड होना है। तो आप अपने पूरे उसको सारे ऑब्जेक्ट को हल्का शेड कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपने एरिया पकड़ा कि इसके बाद ये वाला एरिया है जो डार्क है, तो उसके बाद आप उस एरिया में थोड़ा और डार्क कर देंगे, है ना। आप डार्क की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, ना कि डार्क से लाइट की तरफ। हमेशा लाइट से डार्क की तरफ आपको बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव आउट दोज एरियाज ऑफ द शीट कम्प्लीटली वाइट वेयर शार्प लाइट इज फॉलिंग डायरेक्टली। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट शेड करनी है, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसमें किसी डायरेक्शन से बहुत तीखी रोशनी पड़ रही है, बहुत चटक रोशनी पड़ रही है, चटक लाइट पड़ रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद रिफ्लेक्शन मार रही है, बहुत सफ़ेद है, तो आप उसे अपनी शीट को भी उस जगह पे सफ़ेद ही छोड़ेंगे। आप वहाँ पे आपको शेड करने की ज़रूरत नहीं है, पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन एरियाज़ को आपको वाइट ही छोड़ देना है और ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट, स्टार्ट शेडिंग द अदर एरियाज गोइंग फ्रॉम लाइट टू डार्क। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया, हल्के से गाढ़े की तरफ, लाइट से डार्क की तरफ जाते हुए आपको बाकी एरियाज को शेड करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद ब्रॉडली डिवाइड एरियाज ऑफ एक्सट्रीम लाइट, लाइट, मीडियम, डार्क, डेप्थ एंड शैडो। उसके बाद आपने जैसे ऑब्जर्व किया था अपने ऑब्जेक्ट्स को, उस हिसाब से आप अपने पेपर पे अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेंगे उन एरियाज में जहाँ पे उनमें एक्सट्रीम लाइट पड़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा रोशनी, फिर रोशनी का एरिया, फिर मीडियम टोन का एरिया, फिर डार्क टोन का एरिया, फिर डेप्थ यानी कि उससे भी ज़्यादा गहराई और कालेपन का एरिया, और उसके बाद एक शैडो का एरिया, ठीक है। आफ्टर शेडिंग दीज एरियाज क्रिएट मोर टोन्स इन योर शेडिंग। द मोर टोन्स इन योर ऑब्जेक्ट द मोर रियलिस्टिक योर स्टिल लाइफ विल अपीयर। अब ऐसे ब्रॉड डिविजन के बाद आप ब्रॉड शेडिंग करने के बाद आप थोड़ी और टोन्स क्रिएट करेंगे अपने शेडिंग में,
जितनी ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट्स में टोन्स दिखेंगी उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक आपकी स्टिल लाइफ लगेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप टोन्स दिखा पाएंगे उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक आपकी स्टिल लाइफ लगेगी। और मिनिमम भी कहा जाता है कि आपकी स्टिल लाइफ में 6 टोन्स तो होनी ही चाहिए कि वो अच्छी दिखे, रियलिस्टिक दिखे। 6 से कम टोन्स होंगी तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। 6 टोन्स यानी कि 6 लेवल्स ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस होने चाहिए आपकी स्टिल लाइफ में। और ज़्यादा हो तो और अच्छा, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है? द मेन फोकस वाइल शेडिंग शुड बी ऑन द ऑब्जेक्ट्स। बैकग्राउंड शुड बी ड्रॉन एंड शेडेड इन लेस डिटेल। अच्छा, अब जब आप लोग शेडिंग करें तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपकी ऑब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। यानी आपने जो मान लीजिए 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स चुनी है उन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। बैकग्राउंड आप बहुत ही कम डिटेल में शो करेंगे। मान लीजिए आपके बैकग्राउंड में कुछ दीवार है या जो भी है, या मान लीजिए आपने ड्रेपरी यानी कि कपड़ा अरेंज किया है, तो उसको आप ड्रॉ करेंगे, आप उसको थोड़ा सा शेड भी करेंगे, लेकिन उसमें आपको कम डिटेल और कम फोकस देना है, ठीक है। और ज़्यादा फोकस आपके मेन ऑब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। इसके अलावा लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी स्टिल लाइफ बनाएं, आपने मान लीजिए आपने 2-3 ऑब्जेक्ट्स रखी, वो ड्रॉ की और शेड की, तो उनके नीचे भी आपको एक बेस प्रोवाइड करना है। ये नहीं कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को तो बहुत बढ़िया से ड्रॉ कर लिया और शेड कर लिया, लेकिन वो ऐसे देखने में लग रही है कि हवा में तैर रही हैं। ऐसा नहीं दिखना चाहिए। किसी चीज़ पे तो वो रखी हुई है ना, चाहे वो ड्रेपरी यानी कि कपड़े पे रखी हैं या फिर नॉर्मल ज़मीन पे रखी हैं या टेबल पे रखी हैं, किसी चीज़ पे तो रखी हैं वो। तो थोड़ा सा आप उसका एक लाइट सा स्लाइट सा बेस आप दिखाएंगे, स्लाइट सा बेस आप शेड करेंगे वहाँ पे, ताकि वो ऑब्जेक्ट्स तैरती हुई ना लगे हवा में। तो ये हो गई बच्चों बात आपकी सारी शेडिंग की। अब हम अगली स्लाइड में पे चलते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। ओके, इस स्लाइड का टॉपिक है हाउ टू मेक अ स्टिल लाइफ अपीयर रियलिस्टिक। यानी कि हम एक स्टिल लाइफ को, अपनी स्टिल लाइफ को रियलिस्टिक कैसे दिखाएं, कैसे बनाएं। अच्छा, तो बच्चे अक्सर ये जानना चाहते हैं, हम लोग भी जानना चाहते थे जब हम लोग पढ़ते थे, कि किस तरह से हम शेडिंग करें, किस तरह से हम कलरिंग करें, या जो भी हम जिस भी मीडियम में ड्रॉ कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट्स हमारे रियलिस्टिक लगें, निकलती हुई दिखें, असली जैसी दिखें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इसके पीछे की जो थोड़ी सी साइंस है वो आप लोग समझिए। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे तो उसके बाद आप समझेंगे कि किस तरह से हम आपकी अपनी स्टिल लाइफ को बहुत बेहतरीन और रियलिस्टिक बना सकते हैं। Our paper surface is two-dimensional, 2D, while the objects we are drawing are three-dimensional, 3D. So this means that we have to give the illusion of 3D on a 2D surface. How to achieve this? अच्छा बच्चों, तो आप लोग ये जानते हैं कि आपने जो पेपर रखा, आप जिस पेपर पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, आपका पेपर 2D है, सिर्फ उसके 2 डायमेंशंस हैं, है ना। वो एक लंबाई है उसकी, एक चौड़ाई है उसकी। पेपर की कोई गहराई तो नहीं होती है ना। तो हमारा जो पेपर का सरफेस है वो 2D है। और अब ये ध्यान दीजिए कि जो ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एक बोतल रखी है और एक गिलास रखी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये तो 3D है ना। इनकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक क्या कहते हैं, एक राउंडनेस है, उसमें गहराई है ना। तो ये ऑब्जेक्ट्स 3 डायमेंशनल हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 डायमेंशनल है और हमारी जो पेपर सरफेस है वो 2 डायमेंशनल है। यानी कि हम अपनी 2 डायमेंशनल सरफेस पे अपनी
जो 3 डायमेंशनल सरफेस आगे रखी है, 3 डायमेंशनल चीज़ें जो रखी हैं उन्हें ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो हमें अपनी 2 डायमेंशनल जो सरफेस है, जो हमारा पेपर है, उस पर कुछ इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करना है। इस तरह का हमें एहसास क्रिएट करना है कि ऐसा लगे कि हमारी उन ऑब्जेक्ट्स को अपने पेपर सरफेस को देख के हमें ऐसा लगे कि हम किसी 3D चीज़ पे देख रहे हैं, ना कि किसी 2D चीज़ को। पेपर रहेगा हमारा 2D ही, लेकिन हमें अपनी लाइट, अपनी शेडिंग के थ्रू, अपनी ड्राइंग के थ्रू एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि हमें लगे, सामने वाला जब देखे या कोई भी उस शीट को देखे तो उसे लगे कि ये हम 3D सरफेस को देख रहे हैं, हम कुछ 3D देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल। तो ये किस तरह से किया जाता है, ये किस तरह से पॉसिबल है? नाउ वी नो दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ 2D surface it reflects back evenly and thus our brain is able to interpret it as a flat surface. अच्छा, अब हम लोग ये जानते हैं कि जब एक 2D सरफेस होती है, यानी कि एक प्लेन हमारे पास, मान लो एक पेपर है, उस पे जब रोशनी गिरती है, रोशनी उस पे जब पड़ती है तो वो इवनली रिफ्लेक्ट बैक होती है ना? हर तरफ से बराबर रोशनी वापस जा रही है। तो जब हमारी आंखें इसे देखती हैं, फिर हमारा दिमाग इसे इंटरप्रेट करता है, यानी फिर दिमाग को ये एहसास होता है कि ये एक फ्लैट सरफेस को हम देख रहे हैं, ये सरफेस फ्लैट है, क्योंकि उस पर जब रोशनी पड़ी तो वो हर तरफ से एक बराबर तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। बट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ 3D ऑब्जेक्ट it reflects in different ways. In some places there is more light, in some places there is less light, and shadows are cast, and hence our brain interprets the objects as 3D. लेकिन जब वही रोशनी एक 3D ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, मान लीजिए एक ग्लास पे जब रोशनी पड़ेगी तो वो हर तरफ से एक जैसी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, है ना? क्या एक ग्लास पे जब रोशनी पड़ रही है तो वो हर तरफ से एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं ना। आप देखिए, कहीं पे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं पे कम लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं पे शैडो क्रिएट हो रही है ना? और इस तरह से जब हमारी आंखें एक 3D ऑब्जेक्ट को देखती हैं और हमारा दिमाग उसे इंटरप्रेट करता है, तो दिमाग को ये एहसास होता है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो 3D है। तो आपको ये तो पता चल गया कि हमारा दिमाग 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स में किस तरह से डिफरेंशिएट करता है। सब कुछ लाइट का खेल है, ठीक है? लाइट किस तरह से पड़ रही है और किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर हमारी आंखों की तरफ आ रही है, हमारी आंखें दिमाग तक सिग्नल्स पहुंचा रही हैं और दिमाग उसे इंटरप्रेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट 2D है या 3D। इसलिए इस लाइट के खेल को ही आपको समझना है और इस लाइट के खेल को आपको फॉलो करके उसका इल्यूजन क्रिएट करना है। Therefore, we should observe the objects carefully and copy the light and dark tones of the object with accuracy. और इसलिए हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी 3D ऑब्जेक्ट्स जो हमारी सामने रखी हैं, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करके उनमें जो लाइट और डार्क जो टोन्स हैं, जहाँ पे लाइट पड़ रही है, जहाँ पे डार्क हो रहा है, जहाँ पे शैडो हो रही है, इनको बहुत ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करना है और इन्हीं को अपने पेपर पे, हमारा पेपर है तो 2D सरफेस, लेकिन अगर हम इसी 2D सरफेस पे एक 3D सरफेस पे जिस तरह से लाइट और डार्क पड़ रहा है उसे कॉपी कर लें एक्यूरेसी के साथ, यानी सटीकता के साथ, तो फिर जो हमारी जो 2D सरफेस है, जो हमारा पेपर है, उस पे भी हम इल्यूजन क्रिएट कर देंगे ऐसा कि हम असल में एक 2D सरफेस को नहीं देख रहे, बल्कि हम खुद एक 3D सरफेस को देख रहे हैं। The more tones we copy accurately, the more realistic and 3D our still life will appear. जितने ज़्यादा सटीकता के साथ, जितने ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ
हम ज़्यादा से ज़्यादा टोन्स को सही से कॉपी करेंगे अपने पेपर पे, यानी कि लाइट की डार्कनेस और लाइटनेस को जितना अच्छे से हम कॉपी करेंगे अपने पेपर पे, उतना ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट 3D अपीयर होगा, ठीक है। And not only will it appear realistic, but we will also be able to differentiate between the different textures of cloth, steel, stone, glass, etc. by looking at the still life. और ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स आपकी 3D अपीयर होंगी, बल्कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख के ही ये फ़र्क कर पाएंगे, उनका जो अलग अलग टेक्सचर है उसके बीच फ़र्क कर पाएंगे कि वो कपड़ा है या फिर पत्थर है या फिर स्टील है या फिर ग्लास है, क्या सिर्फ स्टिल लाइफ को देख के ही। तो अब आप लोग समझ गए कि आपको अपने पेपर को, यानी कि अपने 2D सरफेस पे इस तरह से एक इल्यूजन क्रिएट करना है, अच्छे से लाइट और डार्क पोर्शंस को कॉपी करके, शेड करके, कि आपकी पेपर से आपका पेपर एक इल्यूजन दे कि हम एक 3D ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक रियलिस्टिक स्टिल लाइफ्स, ठीक है। अब इसके आगे हम आपका थियोरी पार्ट जो भी मैं आपको समझाना चाह रही थी वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम स्टिल लाइफ के। तो चलिए देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ स्टिल लाइफ्स। अब बच्चों इसके आगे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी स्टिल लाइफ्स के। आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए, और आज मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको अपने मन में दोहराइए, और आप जब इन स्टिल लाइफ्स को देखें तो उनमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको जो भी समझाया है वो किस तरह से अप्लाई होता है। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि किस डायरेक्शन में शेडिंग की जाती है, या फिर जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से प्लेस करते हैं आगे या पीछे, या हम जो एक तरफ से लाइट पड़नी चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट्स के आपस में किस तरह का बैलेंस होना चाहिए, या फिर जो आपका कॉम्पोजिशन है पेपर पे, कितनी हमें किस साइज़ की ड्राइंग बनानी चाहिए, कितनी जगह छोड़नी चाहिए, और किस तरह से लाइट और डार्क एरियाज़ क्रिएट करने चाहिए, शैडोज़ क्रिएट करनी चाहिए, कहीं कहीं पे कैसे हम ड्रेपरी यानी कि कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह की ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैं अभी आप लोग सब कुछ अपने मन में दोहराइएगा, और जब इन स्टिल लाइफ्स को देखिए तो आप उनको नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके बाद मैं आपको कुछ स्लाइड्स के साथ छोड़ रही हूँ, और एकदम एंड में आपका होमवर्क है। तो ये सारी स्लाइड्स आप ध्यान से देखिए, कभी आपको किसी को पॉज करके देखना हो तो पॉज कर लीजिए, और फिर लास्ट में आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका लेसन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को थोड़ी और अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको अपनी स्टिल लाइफ किस तरह से करनी है। मैंने सोचा कि आप लोग थ्योरी का चैप्टर्स बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए इस बार प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया जाए, और कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ गलतियां जो कॉमनली बच्चे करते हैं, मैंने उन चीज़ों को भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की है।
आई होप आप लोगों ने ध्यान से सब कुछ सुना होगा और आप इसको अपनी आगे के वर्क में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपका काम इम्प्रूव होगा, मुझे बहुत यकीन है। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के मुझसे पूछें। और ये आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए और इसे आपको नेक्स्ट वीक से पहले करके मुझे देना है। और क्योंकि आप लोगों की अगर रेगुलर क्लासेस हो रही होती, स्कूल अगर खुले होते तो आप लोग डेली आपकी 1 या 2 क्लास हो रही होती फाइन आर्ट्स की, लेकिन अब आपकी नहीं हो पाती है। वीक में एक बार हम क्लास करते हैं, तो आप लोगों को अपना होमवर्क अपने आप से करते रहना है पूरे वीक और नेक्स्ट क्लास से पहले ही आपको करके देना है। तो अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। Draw and shade 2 still lifes on a half sheet cartridge sheet each. Use 3 objects for each still life. For each still life, send a picture of both of the completed still life and of the actual objects that you have drawn from. तो बच्चों, आप लोग का होमवर्क ये है कि आपको 2 स्टिल लाइफ बनानी है, 2 अलग अलग हाफ साइज कार्ट्रिज शीट पे। ठीक है, 2 स्टिल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट्स को लेके एक स्टिल लाइफ बना दिया, नहीं, 2 शीट पे 2 अलग अलग स्टिल लाइफ बनानी है और दोनों में आपको 3 ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके बनानी है। ठीक है, और दोनों ही स्टिल लाइफ कंप्लीट करने के बाद आप दोनों का फ़ोटो भेजेंगे। आपने जो अपनी स्टिल लाइफ्स कंप्लीट की हैं 2, उन दोनों की भी फ़ोटो भेजेंगे और जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने देख के बनाया है उनकी भी फ़ोटो भेजेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो फील फ्री, आप बिना हेजिटेशन के मुझसे पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल।